काव्य हेतु के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने भामह और दंडी द्वारा बताए गए काव्य हेतुओं के बारे में जाना था, है ना। इसमें हमने ये देखा था कि भामह प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हैं, अनिवार्य मानते हैं और उनका कहना है कि मुख्य हेतु जो है वो प्रतिभा है। बिना प्रतिभा के काव्य नहीं लिखा जा सकता है। व्युत्पत्ति और अभ्यास केवल प्रतिभा को निखारने का काम करती है। दंडी ने भी प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति यानी शब्द शास्त्र और पद पदार्थ का ज्ञान और अभ्यास को भी महत्व दिया था। अन्य कवियों की रचनाओं का अनुशीलन यह कहकर, लेकिन उन्होंने अनिवार्य नहीं माना प्रतिभा को। ऐसा नहीं कि प्रतिभा के बिना कविता नहीं लिखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि व्युत्पत्ति और अभ्यास है तो प्रतिभा के न होने पर भी कविता लिखी जा सकती है। ठीक है। वामन के नाम से तो अपरिचित है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और आत्मा की जो संकल्पना है काव्य शास्त्र में सबसे पहले वामन ने ही प्रस्तुत की थी। वामन का काव्य हेतु के बारे में क्या कहना है? इनका कहना है कि काव्य हेतु को इन्होंने काव्यांग कहा। ठीक है, काव्य हेतु काव्यांग कहा और कहा कि काव्यांग यानी काव्य के अंग कौन कौन है? इन्होंने कहा 3 हैं। पहला तो लोक, दूसरा विद्या और तीसरा प्रकीर्ण। ठीक है। लोक के अंतर्गत व्यवहारिक जीवन की परिस्थितियां हम रोज के जीवन से सीखते हैं ना। हम रोज के जीवन से सीखते हैं ना। घर में ये देखिए ना, छोटे छोटे काम में आप कभी भी चावल बनता है तो ढक्कन पूरा लगा देते हैं? नहीं, ये हम सीखा है हमने देख कर ना। हाँ? दूध बहुत गर्म रहता है, कभी उसमें गुड़ नहीं मिलाते हैं। क्यों? किसी ने सिखाया? नहीं। व्यवहारिक जीवन से हमने इन चीजों को सीखा ना। तो व्यवहारिक जीवन में छोटी छोटी चीजों से भी हम लोग सीखते हैं। और विद्या के अंतर्गत स्मृतियां, शब्द शास्त्र, जितने तरह के शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, नीति शास्त्र, आचार शास्त्र, काव्य शास्त्र, धर्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ठीक है, सारी विद्याएं इसमें आ जाती हैं। और प्रकीर्ण यानी बिखरा हुआ जो है, बिखरी हुई चीजों में प्रकीर्ण में क्या है? प्रकीर्ण में कहते हैं पहला लक्ष्य तत्व। आप कहेंगे प्रतिभा का तो अभी तक नाम ही नहीं आया। कहाँ गई प्रतिभा? क्योंकि पहले तो बड़ा महत्व लोगों ने दिया था। ये कहते हैं कि जो प्रतिभा है वो प्रकीर्ण के अंतर्गत है। ठीक है, यानी इन्होंने प्रतिभा को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। लक्ष्य तत्व में अन्य कवियों की रचनाओं का अध्ययन और मनन, दूसरे कवियों की रचनाओं को पढ़कर भी तो काव्य रचना आती है। रचनाओं को पढ़ना और समझना भी एक कला है। उसके लिए भी प्रतिभा की जरूरत होती है। हर व्यक्ति कविता को नहीं समझ पाता है नहीं ना। तो ये है लक्ष्य तत्व। अभियोग यानी अभ्यास, बार बार किसी काम को करना। किसी काम को हम बार बार करते हैं तो उससे हम निपुण होते हैं ना, कुशल होते हैं। वृद्ध सेवा के अंतर्गत इन्होंने कहा कि जो काव्य मर्मज्ञ हैं, वृद्ध का मतलब बुजुर्ग जो है, और ये मान करके चलते हैं कि बुजुर्ग है तो उनको अनुभव बहुत अधिक होता है, ज्ञान उनको बहुत अधिक है, उनसे सीखना चाहिए, है ना। तो यहाँ एक कंसेप्ट यह था कि बुजुर्ग जो हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा यानी जो काव्य मर्मज्ञ हैं, काव्य के विद्वान हैं, उनकी संगति में रहना और उनके मार्गदर्शन में
रह करके अपनी प्रतिभा को, रचना कुशलता को निखारना है ना। उसको कैसे निखारेंगे? तो यहाँ पर वृद्ध सेवा, और जैसे ऐसा होता था, उस्ताद होते थे तो उनके यहाँ चिलमची हुआ करते थे। चिलमची जो चिलम में तंबाकू भरने का काम करते थे। आप लोग को मुर्दहिया पढ़ना है? अभी नहीं, अगले लगता है सेमेस्टर में है ना, सेमेस्टर 6 में है ना, कब है? नहीं है, खैर पता नहीं, देख लीजिएगा। तो उसमें भी खैर इस तरह का जिक्र है, मतलब अब पढ़े नहीं है तो उसको नहीं उसका उल्लेख करेंगे, लेकिन ये देखिए वो चिलमची क्या करते थे, जो शागिर्द होते थे, उस्ताद के शागिर्द होते थे ना, तो वो चिलम भरने का काम करते थे। जैसे महफिल जमी है, शायर लोग जुटे हैं, गोष्ठियां हो रही है, तो ऐसे समय में वो चिलम भरने का काम करते थे और वहीं पर सीखते भी थे, उनकी बातों को सुन करके, चर्चा को सुन करके। कभी टेनिस, लॉन टेनिस का मैच होता है तो देखिएगा, कोर्ट के साइड में बाहर में कुछ बच्चे रहते हैं, वो बच्चे रहते हैं जो कि टेनिस सीख रहे होते हैं, और बॉल को जब वो कोर्ट से बाहर चला जाता है तो उसको वो पास करके देते हैं। समझे क्यों? क्योंकि वो वहां सीखते हैं कि टेनिस कैसे खेला जाता है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो खेल रहे हैं तो ये सीखते हैं। इसी तरह से भी आपका चेन्नई में जो एक इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट हुआ था, इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिताएं हुई थी, तो पूरे भारत से बच्चों को, जो चेस में जिन्होंने प्रतियोगिताएं जीती थी कुछ, उनको वहां पर बुलाया गया था, और वहां पर वो खेल नहीं रहे थे, वो देख रहे थे। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे ना, वो खेल रहे थे ना, तो ये उनको वॉच कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसे वे खेलते हैं, सीख रहे थे ना। तो इसी तरह से वृद्ध सेवा का मतलब है कि जो उस्ताद, शायर, जो कि जो बड़े कवि हैं, उनके यहाँ रह करके, उनके संरक्षण में रह करके, उनकी सेवा करके काव्य रचना सीखना। ठीक है। अवेक्षण अर्थात अपनी रचनाओं की आलोचना खुद करना, ये बहुत जरूरी है ना। तुलसीदास ने कहा है कि निज कवित्व कही लाग न नीका, सरस हो अथवा अरु फीका। कि अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती है? सबको अच्छी लगती है अपनी कविता, सबको अच्छी लगती। कभी लिखा है कविता? 4 लाइन लिख करके देखिए, मन करेगा दिन में इसे 20 बार पढ़ूं। आहा, क्या लिखा है, वाह वाह वाह। होता है ना, होता है, एकदम होता है। कोई कुछ बनाइए खाने पीने के, तब अच्छा लगता है, अरे वाह क्या बनाया है, ठीक है ना। तो ये स्वाभाविक चीज है। तुलसी कहते हैं कि अपनी कविता सबको अच्छी लगती है, चाहे वो सरस हो चाहे फीकी हो, निरस हो, सरस हो, कैसा भी लिख दीजिए, है ना। और मुहावरा भी है कि अपना दही को कौन खट्टा कहता है ना। तो ये चीजें हैं, लेकिन अवेक्षण ये जरूरी होता है। अपनी रचनाओं की आलोचना करेंगे तब ना उसे और बेहतर बनाएंगे। कभी भी एक बार लिख दिए और परफेक्ट मुक्ति बोध और जितने बड़े कवि हैं, इन लोग अपनी रचनाओं को बहुत बार सुधारते थे। समझ रहे हैं ना, सुधारने से रचना और अच्छी बनती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि तटस्थ होकर के, अनबायस्ड होकर के, पक्षपात रहित होकर के उसका निर्मम तरीके से मूल्यांकन करना कि मैंने जो लिखा है वास्तव में किसी काम का है कि नहीं है। समझ गए ना, ये चीज भी जरूरी है। तब 5वें नंबर पे ये कहते हैं कवित्व बीज प्रतिभा, और कहते हैं कि यह एक शक्ति है। शक्ति कैसे आती है? पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, यानी कि वामन जन्मजात प्रतिभा को मानते हैं, और साथ ही साथ प्रतिभा को वो अनिवार्य नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर अनिवार्य मानते तो लोक और विद्या के बाद प्रकीर्ण के अंतर्गत इसे नहीं रखते। ठीक है। तो ये और एक महत्वपूर्ण चीज है अवधान।
अवधान यानी एकाग्रता, चित्त को एकाग्र करना। कहते हैं ना कि समाधि की अवस्था होती है जब लेखन कार्य होता है, जिसे प्लेटो कहते हैं कि दैवीय पागलपन, दैवीय पागलपन कहते हैं उसे, कि एक तरह का जो एक पोजीशन होता है वो हो जाता है। उस समय आदमी बिल्कुल एकाग्र चित्त हो जाता है। समझ रहे हैं ना? एकाग्र चित्त हो करके लिखना जब होगा तभी सर्वोत्तम रचना सामने आएगी। ठीक है, तो ये तमाम चीजें इसमें आ गई। अब अगला देखते हैं रुद्रट। रुद्रट आपके अलंकार संप्रदाय के, इन्होंने प्रतिभा को क्या कहा? इन्होंने प्रतिभा को कहा शक्ति, और कहा कि ये मुख्य हेतु है। तो फिर उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास क्या है? कहा कि प्रतिभा मुख्य हेतु है, सबसे जरूरी है प्रतिभा। लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास हो तो वो प्रतिभा को परिमार्जित कर देती है और निखार देती है ना? प्रतिभा तो होती है लेकिन ट्रेनिंग भी तो जरूरी होती है ना? ट्रेनिंग होती है ना जरूरी। आप देखते होंगे भाई इसमें नैसर्गिक प्रतिभा है, बहुत अच्छा ये धावक बन सकता है, रनर बन सकता है, बहुत अच्छा रेसलर बन सकता है, लेकिन कोच की जरूरत होती है, होगी ना? वो ना उसे गुर सिखाएगा, कैसे टेक्निक्स होगी, तकनीक होगी, किस तरह के दांव पेच सीखने हैं, कौन से नियम है जिसका पालन करना है। प्रतिभा होगी लेकिन ये तमाम चीजों का ज्ञान होगा तब वो प्रतिभा और निखरेगी ना। इसी तरह से रुद्रट कहते हैं कि व्युत्पत्ति और अभ्यास अगर होता है तो प्रतिभा निखर जाती है। समझ रहे हैं ना? जैसे कितना भी बढ़िया हीरा हो, है ना, हर पत्थर तो हीरा नहीं होता है, कोयले से ही ना हीरा बनता है जी। हर कोयला हीरा है नहीं ना। और जब तक हीरे को नहीं तराशेंगे उसकी कीमत होगी? हीरा तो तराशने के बाद ही, है ना, महत्व पाता है। तो ये तराश जो है, प्रतिभा की तराश व्युत्पत्ति और अभ्यास से ही होती है। ठीक है, जन्मजात प्रतिभा, ये कहते हैं कि प्रतिभा के दो भेद हैं। जन्मजात प्रतिभा सहजा है, सहजा यानी सहज, जन्म से ही, कारण नहीं पता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि इसमें जन्म से ही भाषा सीखने की ललक थी, जन्म से ही जब थोड़ा सा ही बड़ा होने लगा गणित बहुत अच्छा बनाने लगा। बोलते हैं ना, कहते हैं इनबॉर्न टैलेंट है, जन्मजात प्रतिभा है। और उत्पाद्य, दूसरा बताया उत्पाद्य, यानी जिसका उत्पादन किया गया हो, पैदा किया गया हो, वो किससे होगा? अध्ययन और अभ्यास से ना। तो सहजा और उत्पाद्य, इन्होंने दो भेद बताए हैं। आनंदवर्धन दो ही काव्य हेतु मानते हैं, पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति। और ये कहते हैं कि काव्य रचना के लिए प्रतिभा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रतिभा रहेगी तो व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति समझ रहे ना? दो बातें मैंने बताई थी ना, एक तो शब्द शास्त्र और पद पदार्थ जिसे कहते, चीजों का ज्ञान होना। ज्ञान न होने पर भी तो अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकती है, काव्य दोष हो जाएंगे ना। मान लीजिए कि आपको जो बोलते हैं कि काल दोष, काल दोष यानी कि मान लीजिए गर्मी के मौसम का वर्णन कर रहे हैं और आप वर्णन कर रहे हैं कि कश्मीर से मंगाया हुआ जो कंबल था वो ओढ़ करके हम सो रहे हैं, तो ये तो काल दोष हो जाएगा ना। और इसी तरह से मान लीजिए कि अगर वर्णन कर रहे हैं हिमालय पहाड़ का और आप दिखा रहे हैं कि वहां पर चंदन का वृक्ष लगा है, नहीं, वहां देवदार मिलेंगे ना, चंदन तो आपको दक्षिण में मिलेगा ना, मलय पर्वत, मलयाचल जो बोलते हैं। तो यह तो दोष हो जाएगा, दोष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहिए।
जो कपड़ा सीने की सुई है वो आप मूची के हाथ में तो नहीं दिखा सकते हैं, दिखा देंगे तो फिर दोष हो जाएगी ना। छोटी छोटी चीजें हैं। तो अगर हमें ज्ञान नहीं है चीजों का, शास्त्र का, तो प्रतिभा होने पर भी गलतियां होती हैं, होगी ना। आप अच्छी कविता लिखना जानते हैं, तुक बहुत अच्छा मिला लेते हैं, शब्द आपके पास बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको विषय का ज्ञान नहीं है ना, विषय का आपको ज्ञान नहीं है, दिक्कत होगी ना। आप छोटा नागपुर के पठार को बर्फ से ढका हुआ दिखा देंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। तो ज्ञान होना जरूरी है, व्युत्पत्ति भी जरूरी है, लेकिन आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के है ना, इन्होंने ध्वनियालोक लिखा था, प्रवर्तक माने जाते हैं ध्वनि संप्रदाय के। इन्होंने कहा कि सही है कि प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति होना चाहिए, लेकिन अगर ज्ञान न भी है चीजों का, विषयों का, शास्त्र का, तो भी अगर प्रतिभा है तो वह दोष को छिपा देती है। कैसे छिपा देगी? वो उस तरह से लिखेगी ही, क्या जरूरत है? जब नहीं पता है कि देवदार का पेड़ कहाँ होता है, हम उसका जिक्र ही नहीं करेंगे। हम बर्फ के सौंदर्य का ही वर्णन करते रह जाएंगे। शब्दों की तो कारीगरी है ना, कितने भी शब्दों में हम उसको जो जान रहे हैं उसी को सुंदर से प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन प्रतिभा ही नहीं है तब क्या लिखेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज हो जाती है। राजशेखर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पहले के आचार्यों ने, मैंने देखा कि रुद्रट ने कहा था प्रतिभा जो है वो शक्ति है, लेकिन राजशेखर कहते हैं कि प्रतिभा अलग है और शक्ति अलग है। ठीक है, और इनका मानना है कि शक्ति जो है ये मुख्य कारण है। प्रतिभा के संदर्भ में कहते हैं कि प्रतिभा के दो रूप हैं, प्रतिभा के दो रूप हैं, एक है कारित्री प्रतिभा और दूसरा है भावित्री प्रतिभा। अब यहां पर एक नई चीज यह है कि इसके पहले के जितने भी हमने काव्य हेतु पढ़े उसमें कहीं भी पाठक के भीतर भी प्रतिभा होनी चाहिए ऐसा जिक्र आया है? नहीं। जितने भी काव्य हेतु बताए गए वे सारे के सारे काव्य हेतु किसके लिए थे? रचनाकार के लिए। उन काव्य हेतुओं को रचनाकार के संदर्भ में बताया गया, व्याख्यायित किया गया। यहाँ राजशेखर जो है सबसे पहले यहाँ पर सहृदय की बात करते हैं। सहृदय समझते हैं? पाठक, जिसे हमने कहा था, सुमन भी बताया था ना, सहृदय कहा था, उसमें भी तो प्रतिभा होनी चाहिए, क्योंकि कविता अगर काव्य लिखा जा रहा है तो सभी तो नहीं समझ सकते हैं, सब समझ जाएंगे। आप समझ रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूं अभी, अब मैं किसी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को बुला करके यहाँ बैठा दूं तो समझेगा? बिल्कुल 2 मिनट के बाद वो क्या करेगा? माथा भी फोड़ सकता है गुस्सा से, है ना, क्योंकि उसकी काम की चीज में समझेगा ही नहीं, उसे समझ में ही नहीं आएगी बात। यानी कि अगर लिख रहे हैं तो जिनके लिए लिख रहे हैं उसको समझना भी तो चाहिए, और ये समझ तब आएगी जब उसमें वो क्षमता होगी। क्षमता होनी चाहिए ना। बहुत अच्छा भोजन है, लेकिन आपकी तबीयत खराब है, एंटीबायोटिक्स खा करके पूरा मुंह जो है कड़वा हो चुका है, अच्छा लगेगा भोजन? नहीं। तो क्या कहेंगे? भोजन में दोष है? नहीं। आप स्वस्थ नहीं है ये कहेंगे ना। वो जीभ फर जाता है, जीभ में वो छाले पड़ जाते हैं। अब उस समय खाइए कोई तीता बढ़िया चीज, कैसा लगेगा जी? हरी का फुचका बर्दाश्त होगा? छाले पड़े जीभ पर? नहीं। तो क्या हरी का फुचके में दोष आ गया? नहीं।
स्वस्थ होना जरूरी है अच्छे भोजन का स्वाद लेने के लिए, उसी तरह से जो पाठक हैं उनमें भी प्रतिभा होनी चाहिए कि वो काव्य को समझ सकें। और राजशेखर ने इसी ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा दोनों में होनी चाहिए, और नाम भी इन्होंने दिया। एक तो नाम दिया कारित्री प्रतिभा और दूसरा कहा भावित्री प्रतिभा। कौन कौन सा नाम दिया? कारित्री और भावित्री। ठीक है, कारित्री नाम से ही स्पष्ट है, जो करता है। कर्ता क्यों कहते हैं जी? पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पढ़ते हैं ना, कर्ता कर्म क्रिया पढ़ा है ना। कर्ता यानी करने वाला, जो काम को कर रहा है। तो लिखने का काम, कविता रचने का काम कौन कर रहा है? कवि कर रहा है ना। कवि अगर कर रहा है तो कार्यत्री प्रतिभा किसमें होगी? कवि में होगी, है ना। ऐसे कवि कहते हैं, लेकिन जब साहित्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसे सभी विधाओं के लिए मानकर चलिए, क्योंकि उस समय कविता लिखी जाती थी तो कविता के संदर्भ में ही व्याख्याएं सिद्धांत दिए गए, समझ रहे ना। और दूसरा क्या होता है? भावित्री प्रतिभा। जो कवि ने भावनाओं को अभिव्यक्त कर दिया, उसे ग्रहण कैसे करेंगे पाठक? प्रतिभा होनी चाहिए ना। तो भावित्री प्रतिभा, भाव को समझना, है ना, भाव को समझना। आप लोग सिंपल दो आदमी बात करते रहते हैं और आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ, आपकी सहेली नहीं समझ पा रही है, थोड़ी देर में गुस्सा आने लगता है ना, नहीं आता है जी? बोलते इसको ठीक से बोलो ना, फिर भी नहीं समझ, बोलेंगे और क्या बक रही है, ठीक से बोलो ना। उसके बाद बोलेंगे बट जाओ यहाँ से, माथा खराब कर रही। होगा कि नहीं? होता है, सारी बातचीत में भी होती है। संप्रेषण होना चाहिए ना, संप्रेषण होना चाहिए ना। पढ़िएगा रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत में भी ये बातें हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्रों में। तो भावित्री प्रतिभा किसमें होगी? पाठक में। पाठक में होगी ना, भावनाओं को वो समझ सके, जो भाव कवि व्यक्त करना चाहता है वो उसमें। इसीलिए इसे नाम दिया गया है सहृदय, सुमन। भरत मुनि ने सुमन कहा, क्यों? मन स्वस्थ होगा तब तो कविता अच्छी लगेगी। सबको अच्छी लगती है जी। जेल में कोई बंद है खूनी, उसे जाइए कविता सुनाइए, बोलेगा कि उम्मीद तो नहीं है, लेकिन जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा सोच लेगा अगला नंबर समझे? नहीं समझ सकता है। सुंदर मन होना चाहिए। और सहृदय, सहृदय क्या होता है? जिसका हृदय सहित विशाल हो, दूसरे को समाहित कर ले, दूसरे के दुख को अपना बना ले, दूसरे की खुशी को अपना बना ले, वो होता है सहृदय। दिल को छुएगी तब तो कविता आपको रस उत्पन्न करेगी आपके भीतर। समझ रहे हैं ना बात को? तो यह भावित्री प्रतिभा जो है वो सहृदय में होती है। अब अगला है मम्मट। मम्मट देखिए, ध्वनिवादी आचार्य थे और मम्मट को कहा जाता है कि मतलब इन्होंने समन्वय का काम किया। समन्वयवादी आचार्य, पहले की जितनी स्थापनाएं हैं प्राय इन्होंने जो भी विचार दिए उनको समाहित किया है। यह भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही मुख्य कारण मानते हैं और कहते हैं कि काव्य रचना की शक्ति लोक शास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान, काव्य मर्मज्ञों से प्राप्त शिक्षा, उसका अनवरत अभ्यास आदि भी काव्योद्भव के मूल कारण होते हैं। यहाँ एक श्लोक था जो मैंने नोट्स में नहीं दिया क्योंकि आप लोग गड़बड़ा जाते हैं और याद तो करते नहीं हैं, बाकी चीजें भी छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया था लेकिन अगर उसको पढ़ना चाहेंगे तो आपको भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मम्मट क्या कहते हैं। मम्मट यह कहते हैं,
कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं काव्य हेतु के लिए? तो वो कहते हैं पहला कि काव्य रचना की शक्ति, काव्य रचना की शक्ति यानी प्रतिभा। ठीक है, काव्य रचना की शक्ति क्या होगी? प्रतिभा। दूसरा क्या कहते हैं? लोक शास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान। सारी चीजें आ जा रही है ना इसमें। लोक शास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान क्या होता है? बता दिए हैं, व्युत्पत्ति आपको, लोक का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान। तीसरा क्या है? अनवरत अभ्यास। कैसा अभ्यास? लगातार अभ्यास। ये नहीं कि आज की और फिर कविता लिखेंगे 1 साल के बाद। ठीक है, तो अनवरत अभ्यास भी होना चाहिए। अनवरत मतलब लगातार, बिना रुके, हर रोज। आदत होती है, रचनाकार जो होते हैं, लेखक होते हैं, नियम से लिखते हैं, समझे ना। रोज लिखेंगे, समय बांध करके लिखेंगे कि नहीं मुझे बैठना है, मुझे लिखना ही है। तो ये प्रैक्टिस होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो यह अभ्यास जरूरी होता है। और साथ में क्या है? काव्य मर्मज्ञों से प्राप्त शिक्षा, ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। काव्य मर्मज्ञ क्या सिखाएंगे? कौन सी कविता अच्छी है, किन जो कैसे आप अच्छी कविता लिख सकते हैं, शब्दों का कैसे बेहतरीन प्रयोग करना चाहिए, वाक्य संरचना कैसी होनी चाहिए, है ना। किन गुणों का समावेश करिए, किन दोषों से आप बचिए, कौन सी गलतियां मत करिए। ये तो काव्य शास्त्र भी तो ये सब बताता है ना। इसीलिए कहते हैं कि काव्य शास्त्र भी पढ़ना जरूरी है। और काव्य मर्मज्ञ, काव्य मर्मज्ञ क्या होता है? मर्मज्ञ जो कि मर्म को समझ सके, मूल जो भाव है वो उसको समझ सके। तो मर्मज्ञ जो है, काव्य मर्मज्ञ, उनकी शिक्षा भी जरूरी है। गाइडेंस चाहिए कि नहीं? मार्गदर्शन चाहिए ना? नहीं चाहिए? चाहिए। आजकल तो देखिए वर्कशॉप वगैरह होते हैं ना, वर्कशॉप होते हैं ना लेखन कार्य के लिए। अच्छी स्टोरी राइटिंग कैसे करिए, कविता कैसे अच्छी लिखिए, कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग के डिप्लोमा कोर्स नहीं होते, इग्नू में होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी, राइटिंग फॉर, उसमें सब आपको, उसमें राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, राइटिंग फॉर वुमेन, कैसे कैसे लिखना है बाकायदा पढ़ाया जाता है ना। तो ये शिक्षा भी होनी चाहिए। और क्या है ये उन्होंने कहा, और उसका अनवरत अभ्यास, ये सब काव्योद्भव के मूल कारण है। इनका मत है कि मुख्य हेतु क्या है? शक्ति। लेकिन काव्य रचना के लिए ज्ञान भी जरूरी है। और ज्ञान कैसे आएगा? अध्ययन मनन से ना। अध्ययन मनन से, निरीक्षण से भी आता है ना ज्ञान। सरसरी तौर पर देखने से ज्ञान नहीं आता है। गौर से देखते हैं, सीखने के उद्देश्य से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं तो ज्ञान होता है ना। हम लोगों की तो आदत ही नहीं है, देखते हैं गौर से नहीं ना। जो देखना चाहिए वही गौर से नहीं देखते हैं, है ना। ये मनुष्य की पता नहीं आंखों की ये क्या परेशानी है ना। काम की चीजें नहीं देखेगा, बेकार की चीजें तो एकदम आंखें चार हो जाती है, एकदम बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। तो क्या किया जाए? लेकिन गौर से देखना, है ना। अध्ययन मनन भी करना, किताबों को पढ़ना, अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, और अभ्यास, लगातार अभ्यास करना, प्रयास करना, यह भी जरूरी है। अगर इसके बाद के हम आचार्यों को देखें तो पंडित राज जगन्नाथ जो है, उन्होंने भामह की तरह प्रतिभा को ही काव्य रचना का सबसे प्रमुख कारण माना है। जगन्नाथ अंतिम बड़े आचार्य माने जाते हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के। 17वीं शताब्दी में थे, शाहजहां के दरबार में थे, समझे ना। तो आप सोचिए कि
जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संस्कृत काव्य शास्त्र की जो परंपरा शुरू होती है वो जगन्नाथ तक चलती है ना। तो यह है हेमचंद्र सहजा और औपाधिकी नाम से प्रतिभा के दो भेद मानते हैं। हेमचंद्र, ठीक है, इन्होंने शब्दानुशासन किताब भी लिखा था। जयदेव क्या कहते हैं? जयदेव ने गीत गोविंद की भी रचना की थी और जयदेव कहते हैं कि ज्ञान व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा रूपी बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल के समान है। अब यहाँ पर देखिए 3 चीजें हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और 2 मिनट और 1 मिनट, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रतिभा है बीज और व्युत्पत्ति और अभ्यास क्या है? मिट्टी और जल है। व्युत्पत्ति और अभ्यास अगर होगा तभी प्रतिभा विकसित होगी, नहीं तो समाप्त हो जाएगी। जैसे बीज होता है, बिना मिट्टी और जल के बीज अंकुरित होगा, पेड़ बनेगा, कितना भी स्वस्थ बीज हो, एकदम हेल्दी बीज हो, उसको आप मिट्टी और नहीं देंगे जल तो वो खराब हो जाएगा ना, सड़ जाएगा। लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास उसी मिट्टी और जल की तरह है जिससे प्रतिभा रूपी बीज विकसित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 ही हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। मुख्य है प्रतिभा और बाकी